हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या प्रिज्म के अपवर्तन का नियम। वैसे ये वीडियो हमने पहले ही शूट कर लिया था, यानी 41 मिनट का जो वीडियो था वो शूट हो चुका था। साथ ही साथ हमने उसको अच्छे से एडिट भी कर लिया था और एडिट करने के बाद हमने उसे 5 MB अपलोड भी किया था, लेकिन वो किसी कारणवश डिलीट हो गया, जिस वजह से हमको ये फिर से पढ़ाना पड़ रहा है, यानी प्रिज्म के अपवर्तन का नियम। इसके पहले हमने सारे डेरिवेशंस करा दिए हैं। ये आपका 5 नंबर का आखिरी वीडियो होने वाला है। वो सभी डेरिवेशंस देखने के लिए आप YouTube पर ही एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जो कि किस नाम से है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके प्लेलिस्ट है। वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो ये वीडियोस हैं डेरिवेशंस के या जो आने वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के वीडियो होने वाले हैं वो आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को करें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़े। और आप अपना कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं यहीं पर, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक, प्रिज्म के लिए अपवर्तन के सूत्र के लिए पहले आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा, जो कि क्या है। एक यहाँ पे हमने प्रिज्म ले रखा है, जो कि है ABC एक क्या है, प्रिज्म है, जिसका आकार एकदम ट्रायंगल शेप होता है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही आप कोई प्रिज्म लेंगे तो अगर आप उसे अंधेरे में एक रेड लेजर लाइट ऐसे जलाएंगे, तो वैसे ये जो किरण आप डालेंगे, सबसे पहले कौन सी किरण आप डालेंगे, आपतित किरण PQ आप किस पे डालेंगे, प्रिज्म पे। तो प्रिज्म पर जब PQ आपतित किरण आप डालते हैं तो उसको सीधा निकल जाना चाहिए था। वैसे तो जो किरणें हैं वो सीधी चलती हैं, लेकिन प्रिज्म के लिए या कांच के लिए वो क्या होती हैं, अभिलंब की तरफ झुकती हैं जब अंदर जाती हैं तब, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब किरण प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब के साइड झुकेगी, जैसे कि ये वाला झुका है। अब यहाँ पे हम अभिलंब भी डालते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब P और Q एक किरण प्रिज्म के पृष्ठ पर डालेंगे तो इसको सीधा जाना चाहिए, इस डॉट के अनुसार, जैसे हमने ये डॉट बनाया है इसके अनुसार चलना चाहिए था। लेकिन ये क्या होगा, अपने अभिलंब से ये इसके पृष्ठ पर एक इस तरह से हम क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे। ठीक, ये अपने पृष्ठ से अभिलंब की तरफ, देखिए ये किरण सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने पृष्ठ से अभिलंब की तरफ झुक जाता है, क्योंकि जो किरण है वो विरल माध्यम यानी कि वायु से कांच में यानी कि सघन माध्यम में जा रही है। और वही जब किरण आपतित जो किरण है, अब ये जो आपतित किरण है या अपरिवर्तित किरण है, ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट रही है। यानी यहाँ पर भी हम एक अभिलंब डालेंगे, यहाँ पर भी अगर हम एक अभिलंब, एक मिनट, डाल दें, यहाँ पर भी अगर हम एक अभिलंब डाल दें तो ये जो किरण है वो क्या होगी, ये जो निकलने वाली किरण है वो अभिलंब से दूर जा रही है। यानी कि सीधे सीधे यही है कि जब हम P और Q किरण प्रिज्म पर डालते हैं, या माना कोई किरण जब हम प्रिज्म पर डालते हैं तो उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन पहले वो क्या होगी, विरल यानी वायु से जब कांच में जा रही है तो अपने अभिलंब की तरफ झुकी, थोड़ी सी जाना चाहिए था सीधा, लेकिन थोड़ा सा झुक गई। और जब बाहर निकलेगी तो इसको इधर जाना चाहिए था, कैसे, इस तरह से सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा न जाके अभिलंब से दूर झुक जाती है। यानी क्योंकि जब कांच से बाहर निकलेगी ये किरण तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब इन सब के बीच बनने वाले कोण को देखते हैं। सबसे पहले आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण I कहते हैं। इसको लिख भी देते हैं, आपतन कोण। आप इसकी डिफिनेशन भी एक नोट बनाकर लिख सकते हैं कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच खींचा गया कोण या बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। सेम उसी प्रकार से ये आपका अपरिवर्तित किरण है, और अपरिवर्तित और अभिलंब के बीच यानी ये वाला कोण, यानी अगर हम इसके जस्ट सामने या नीचे वाले इस कोण की बात करें तो अपरिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए कोण को परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण कहते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं। इसके जस्ट सामने, इसके सामने वाले अगर देखा जाए इस वाले अभिलंब के लिए, ये आपका हो जाएगा I डैश, और उसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, R डैश।
यानी कि ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच खींचा गया कोण आपतन कोण आई डैश, और उसी के जस्ट जैसे हमने आर बताया वैसे ही ये आर डैश हो जाएगा। अब इनके बीच ये बनने वाले कोण हमने बता दिया, जो कि क्या बना, पहले बना आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनाया गया या खींचा गया कोण आपतन कोण, फिर आपतित या अपरिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचा गया कोण अपरिवर्तन कोण आर। सेम उसी तरह से इधर साइड भी होगा, बस हम आई डैश और आर डैश मान लेंगे। अब यहाँ से हम लगाएंगे सबसे पहले मैथ का एक टर्म, जो कि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण इसलिए लगाएंगे ताकि हमको ये जो आपका इधर किरणें जो मिल रही हैं, यानी कि जो हमने आपतित किरण और अपरिवर्तित किरण दोनों को पीछे ले जाके जो मिलाया है, तो ये यहाँ पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, और यहाँ पे भी एक कोण का निर्माण हो रहा है जो कि क्या है, डेल्टा है, डेल्टा कोण बन रहा है। और ये जो डेल्टा कोण बनेगा इसी को आप कहेंगे विचलन कोण, क्या कहेंगे, विचलन कोण। और ये क्या है आपका वही भुज कोण बनता है, या इसी को कहेंगे क्या, या आप इसी कहेंगे, ये बाहर बनने वाली कोण है तो इसको कहेंगे क्या, बहुभुज कोण। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझेंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण से इस वाले कोण का मान कैसे निकलेगा। हमें अब चाहिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक, जो कि कैसे निकलेगा। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से बन रहे हैं, इस तरह से आपके शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, जिसमें जैसे माना जाए इसका जो मान है 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाले कोण का मान भी 45 डिग्री होगा। इसी तरह से सेम अगर यहाँ पे ये वाला लिया जाए इधर साइड वाला, तो इधर आप देख रहे हैं कि आई कोण बन रही है, और इधर साइड एक ऐसे लंब गया जो कि आर बन रहा है, लेकिन इसकी पूरी जो दूरी होगी वो क्या होगी, आई होगी। यानी इस पूरी दूरी को क्या कहेंगे, हम आई कहेंगे, और जब हम आई यानी पूरे दूरी में से आधी दूरी घटाएंगे तो ये वाला कोण आपका आ जाएगा क्या, आई माइनस आर। ठीक, कैसे आया, पूरा दूरी आपका है आई, शीर्षाभिमुख कोण से आई, और इधर का भी आई। सेम उसी तरह से दूसरा वाला देखेंगे तो ये आपका आई डैश है, तो इसके सामने का पूरा कोण भी आई डैश हो जाएगा। तो इसका अगर कोण देखा जाए तो पहले ये पूरा निकलेगा क्या, आई डैश। अब हम जब ये छोटी कोण का मान निकालेंगे, यानी छोटा जब कोण निकालेंगे ये वाला कोण, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, ये आपके इस कोण का मान हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण से निकालना था, इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण आपको समझाया गया। अब आप निकालेंगे क्या, विचलन कोण। विचलन कोण आपको दिखाई दे रहा है जब हम आपतित किरण को पीछे की साइड बढ़ाए हैं और अपरिवर्तित किरण को या परावर्तित किरण को पीछे की साइड बढ़ाए हैं, तो दोनों किरणें जहां पे मिल रही है वहां पर एक बाह्य भुज कोण या बाहर की साइड जो कोण बन रहा है वो बनेगा क्या, विचलन कोण, या इसी कहेंगे डेल्टा। तो विचलन कोण या डेल्टा क्या है ये आप सिर्फ नोट करेंगे, यानी कि आपको याद नहीं करना है, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। विचलन कोण, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहेंगे डेल या डेल्टा, डेल या डेल्टा कहते हैं। विचलन कोण होता क्या है, तो आपतित किरण, ये जो आने वाली किरण है और जो जाने वाली किरण थी, यानी लिखेंगे इसकी परिभाषा, तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को ही विचलन कोण या डेल्टा कहते हैं, विचलन कोण या डेल्टा कहते हैं। ये खाली आपके जानकारी के लिए विचलन कोण बताई गई है। अब हम विचलन कोण का मान निकालेंगे, पहले आप यहां तक देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी ये डायग्राम एक बार खुद से समझ लीजिए। तो अब विचलन कोण मान निकालने के लिए आपको बहिष कोण का मान पता चल गया है, जो कि हमने कैसे निकाला है। सबसे पहले हम निकालेंगे जब विचलन कोण डेल। अब विचलन कोण है कहाँ पे, पहले आप वो वाला जो ट्रायंगल है विचलन कोण वाला वो पूरा आपको अलग से बना के बता देते हैं, जो कि इस तरह से है आपका, इस तरह से एक त्रिभुज है जो कि इधर की साइड आगे की तरफ बढ़ा हुआ है।
अब यहाँ पे देखें, ये वाला है आपका विचलन कोण डेल, ठीक, ये आपका विचलन कोण डेल है। और हमको जब आप डेल का मान निकालेंगे, यानी कि विचलन कोण बहिर्कोण है, बहिष्कोण, और बहिष्कोण के लिए क्या होता है, दो कोणों के योग को ही बहिष्कोण कहते हैं। यानी एक कोण का मान क्या दिया गया है, आई डैश माइनस आर डैश, और दूसरे कोण का मान है आपका आई माइनस आर, यानी इन दोनों कोणों के योग को ही आप कहेंगे डेल या बहिष्कोण का मान। जैसे कि एक इधर हम एग्जांपल के तौर पे बना रहे हैं, जो कि क्या है, मान लीजिए आपका x है और ये वाले कोण का मान y और ये वाले कोण का मान z है। तो x अगर आपको निकालना है जो कि बहिष्कोण है, तो कैसे निकलेगा, x बराबर y प्लस z, ये आपका बहिष्कोण का मान होगा। यानी अगर ऐसे हम डेल के लिए निकालें तो कैसे निकलेगा, विचलन कोण का मान, यहाँ पे अगर हम डेल के लिए इसको निकालें तो विचलन कोण का मान हो जाएगा डेल बराबर एक कोण कौन सा है, आई माइनस आर प्लस आपका हो जाएगा क्या, ब्रैकेट में आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, इस तरह से अब इसको असेंबल करेंगे तो कैसे होगा, डेल बराबर, ये कैसे आया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कोण का मान निकाला है आई माइनस आर, दूसरे कोण का आई डैश माइनस आर। अब चूंकि हम जानते हैं कि बहिष्कोण है क्या, डेल, बाहर का कोण है, यानी ये त्रिभुज के बाहर का कोण है विचलन कोण। अब विचलन कोण निकालने के लिए आपको दो कोणों के योग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहिष्कोण वाला नियम लग रहा है। तो यहाँ पे दो कोण ये आपके हैं, जब हम इसको असेंबल करेंगे तो आई वाला आई के पास कर देते हैं और आर वाले को आर के पास, तो क्या हो जाएगा आपका आई प्लस, ये माइनस है, इधर वाला जब आएगा आई डैश इधर तो ये प्लस हो जाएगा आई डैश। अब आपका बीच में ये प्लस है, इधर साइड जब आर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और आपका इधर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा आर ब्रैकेट में, फिर प्लस आर डैश। ये आपका विचलन कोण का मान है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये अभी विचलन कोण का जो मान है ये हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। ठीक, क्यों, क्योंकि अभी इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी पहले ये क्या है, विचलन कोण यानी कि संपूर्ण विचलन कोण है। अभी हम जब इसको अल्पतम यानी छोटे से विचलन कोण का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हम अल्पतम विचलन कोण लगाएंगे, अल्पतम आपतन कोण भी लगाएंगे और अल्पतम आई का भी मान रखेंगे, आर का भी मान रखेंगे। तो ये आपका समीकरण 1 है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे क्या, समीकरण 2। समीकरण 2 निकालने के लिए आपको ये चतुर्भुज लेना पड़ेगा। ये आपका क्या बन रहा है, प्रिज्म में चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज जो बन रहा है उसका मान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो ये अभिलंब मिल रहे हैं इसको ले लेते हैं ई। ये जहां पे ये दोनों अभिलंब आके मिल रहे हैं, ये बिंदु आपका क्या है, ई है। ठीक, अब हम कौन सा चक्रीय चतुर्भुज लेंगे, ए क्यू ई आर ए में। ठीक, पहले यहां तक आप समीकरण 1 तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और समीकरण 1 फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम आपका समीकरण 2 निकालेंगे जो कि चक्रीय चतुर्भुज लेने से निकलेगा। तो समीकरण 1 हम आपका जो आया था यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, जो कि क्या आया था, विचलन कोण का मान डेल बराबर आपका आया था आई प्लस आई डैश और माइनस में फिर ब्रैकेट में आर प्लस आर डैश। ये आपका समीकरण 1 है, इधर लिख देते हैं क्योंकि अभी ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जब हमको समीकरण 2 चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले a और e का मान चाहिए। क्यों, क्योंकि समीकरण 2 में हम a और e का मान रखेंगे जो कि क्या आने वाला है, 180 आने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज a q e r a कैसा है आपका, इस तरह से है। ये जो चक्रीय चतुर्भुज है आपका इस तरह से एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ये आपका सबसे ऊपर ये देखिए a है और ये आपका q, ये r और ये नीचे e बन रहा है। ठीक, अब आप देखेंगे कि इसके सामने की जो ये भुजाएं हैं ये आपके 90 और 90 डिग्री हैं, क्योंकि चतुर्भुज का जो पूरा कोणों का योग है 360 होता है और एक कोण का योग 180, दो कोणों का योग एक कोण का योग 90 और दो कोण का योग 180 होता है। यानी हमको इसके Q और R, कोण Q और R का मान पता है, 90 डिग्री है, यानी Q प्लस R करेंगे तो 180 आएगा। उसी तरह से हमको चाहिए A और E का मान, A और E का मान भी क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 होगा।
यानी यहां से अगर हम निकालें क्या, a प्लस ई निकालें, इसको इरेज करके a प्लस ई निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से हम a प्लस ई का मान निकालेंगे जो कि 90 और 90 था तो आएगा क्या, 180 डिग्री। ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब समीकरण 2 अब निकालेंगे तो उसमें a और e यानी a प्लस ई का मान रखना होगा। तो अब हम निकालेंगे क्या, समीकरण 2 कैसे निकलेगा, अब हमको लेना पड़ेगा एक त्रिभुज। सबसे पहले हमने चतुर्भुज क्यों लिया, खाली a और e का मान ज्ञात करने के लिए। जब हम ये त्रिभुज लेंगे कौन सा, Q E और R, ये नीचे वाला जो त्रिभुज लेंगे, अब हम लेंगे क्या, त्रिभुज QER से लिखते हैं, जो कि त्रिभुज QER में, ठीक, त्रिभुज QER ये नीचे के साइड है, ये हम बना भी देते हैं, ये नीचे के साइड इस तरह से आपका त्रिभुज QER दिख रहा है। इसमें कुछ मान हमको पहले से दिए हैं जो कि क्या है, R, और इधर का है आपका R डैश, और इधर का आपका मान नहीं पता है। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज में हम तीनों कोणों का योग करते हैं, जिसमें से हमें 2 कोण पता है यानी Q और R का मान पता है, लेकिन E का मान नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ Q और R का मान रख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण Q लेंगे, यानी Q का मान क्या है, R प्लस R का मान है R डैश। अब तीसरे कोण E का मान नहीं पता है तो इसको हम ऐसे ही रख लेंगे, E बराबर आपका ले लेंगे 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग भी 180 होता है, जैसे चतुर्भुज के 2 कोणों का योग आपका 180 होता है। ठीक, ये आपका बनेगा इक्वेशन। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इस E का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक पहले आपको क्लियर है या नहीं। पहले सबसे पहले यहाँ पे 2 चेंज हम करने वाले हैं। 180 की जगह आपने और भी कुछ मान रखा है। देखिए ये चतुर्भुज में हमने 180 क्यों निकाला, a प्लस ई करके, ताकि जब हम यहाँ पे 180 आए त्रिभुज में निकालने के बाद तो वहां पे हम 180 की जगह a प्लस ई कर सकें। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, r प्लस r डैश प्लस ई, इतना आपका वैसे ही रहेगा, बराबर के उधर 180 डिग्री है तो हमने पहले ही निकाला है चतुर्भुज के 2 कोणों के योग से a प्लस ई, जो कि 180 के बराबर ही है, यानी हम 180 की जगह a प्लस ई भी लिख सकते हैं। अब यहां से e और e कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, e से e ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा r प्लस r डैश बराबर a। ठीक, r प्लस r डैश बराबर a, ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 आपका ये बनेगा। तो पहले यहां तक आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नीचे वाला नहीं दिख रहा है, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। ये कैसे आया, सबसे पहले 180 हमने पहले ही बता दिया, a प्लस ई यानी कि चतुर्भुज के 2 कोण का योग करेंगे। एक कोण आपका 90 डिग्री होता है तो Q और R का मान पता था 90 90 यानी 180। वैसे ही a और e यानी इस a का और इस e का सामने सामने की जो 2 भुजाएं हैं इसका योग भी 90 प्लस 90 यानी 180 है। तो यहां से हमने क्या किया, जब त्रिभुज लिया आपका QRE तो 2 कोण तो पता थे लेकिन E हमको नहीं पता था, तो हमें E निकालना भी नहीं है। हम क्या करेंगे, बराबर, हम जानते हैं कि त्रिभुज का भी तीनों कोण 180 के बराबर ही होता है तो 180 बराबर रख देंगे और चतुर्भुज के दोनों कोण के अनुसार a प्लस ई 180 की जगह रख देंगे। e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, r प्लस r डैश बराबर a। ये बन गया आपका समीकरण 2। और यहाँ पे हमने समीकरण 1 बना ही रखा है जो कि क्या है, डेल बराबर i प्लस आई डैश माइनस r प्लस r डैश। यहाँ पे अब हम कुछ चेंज करेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 के लिए लगाएंगे अल्पतम विचलन कोण का नियम। ठीक है, तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समीकरण 2 को भी यहाँ लिखेंगे और यहाँ फिर समीकरण 2 के लिए अल्पतम विचलन कोण का नियम लगाएंगे। फिर वही नियम हम समीकरण 1 के लिए भी लगाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए i और r का मान, साइन i और r का मान। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति, लेकिन ये आपका समीकरण 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ से मानते हैं कि यदि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति हो, यदि अल्पतम विचलन कोण
अल्पतम विचलन कोण का मतलब ये है जो हमने डेल लिया था, यानी पूरे विचलन कोण की जो मान लिया था, अब इस पूरे विचलन कोण के मान को हम और छोटा कर देंगे। ठीक है, तो यदि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति हो, अब इस स्थिति के लिए कुछ आपको टर्म्स याद करने पड़ेंगे जो कि क्या होते हैं, जैसे विचलन कोण जो मान है आपका डेल, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल एम के, यानी ये डेल और छोटा हो रहा है। और छोटा होने का मतलब है कि आप जहां जहां डेल देखेंगे, यानी समीकरण 1 में आप डेल देख रहे हैं, यहाँ जब समीकरण 1 के लिए ये वाला नियम लागू करेंगे तो डेल की जगह डेल एम लिख देंगे। ठीक है, और उसी तरह से जहां जहां आपको सिर्फ आई डैश दिख रही है उसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और जहां पे आर डैश दिख रही है वहां पे आप आर लिखेंगे। ठीक है, यही आपको थोड़ा सा अल्पतम विचलन कोण की स्थिति लगाने के बाद चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, यानी डेल की जगह आप लिखेंगे डेल एम, आई डैश की जगह आप लिखेंगे आई, और आर डैश की जगह आप लिखेंगे आर। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 2 के लिए ये नियम लगा, तो सबसे पहले समीकरण 2 के लिए अल्पतम विचलन कोण का नियम लगाएंगे, या ये जो थोड़ा सा हमको चेंज करना है वो करेंगे। वीडियो हमारी 2 बार इसी में कट चुकी है, अब देखते हैं कब तक चलती है। तो समीकरण 2 के लिए यहां से क्या लेंगे, ये समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए अब समीकरण 2 क्या है एक बार लिख देते हैं आपके सामने, जो कि क्या है r प्लस आर डैश बराबर a। अब यहाँ पे आपको इस समीकरण में खाली एक चेंज करना है, जो कि क्या हो जाएगा r प्लस आर। अब आप कहेंगे कि r डैश की जगह आपने r क्यों लिया है, तो हमने पहले ही बता दिया, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में हम r डैश की जगह r, i डैश की जगह i और डेल की जगह डेल m लेने वाले हैं, चाहे वो समीकरण 1 हो चाहे आपका समीकरण 2 हो। तो यहाँ पे आपको r का मान पता चलेगा। हमने पहले ही बताया कि हमको खाली साइन i और r का मान चाहिए, तो समीकरण 2 से आपको r का मान पता चल जाएगा और समीकरण 1 से आपको i का मान पता चलेगा। तो यहाँ पे r डैश की जगह r बराबर a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा क्या 2r बराबर a। तो हमने सेकेंड समीकरण के लिए r का मान निकाल लिया था, जो कि आया था r बराबर a/2। वीडियो कट गई थी इसलिए वहां से हट गया, जो कि कहां तक हम पहुंचे थे, r प्लस आर बराबर a। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 2r/a, r बराबर क्या हो जाएगा a/2। यहाँ से हमने निकाल के r का मान रखा हुआ है। अब हम समीकरण 1 यानी कि जो आपका ये विचलन कोण का मान है, इसके लिए भी r या ये जो चेंज है वो करेंगे, अल्पतम विचलन कोण वाला नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 यहाँ पे लिखते हैं, जो कि क्या है डेल बराबर i प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। अब यहाँ से r प्लस आर डैश समीकरण 2 में भी आपको दिख रहा है r प्लस आर डैश बराबर a, यानी हम r प्लस आर डैश बराबर a लिख सकते हैं, कैसे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि r प्लस आर डैश बराबर a होता है, समीकरण 2 से देख रहे हैं, तो यहाँ पे a लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा डेल बराबर i प्लस आई डैश, अभी वैसे रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे, माइनस का a क्यों आएगा, क्योंकि ये पूरी मान है r प्लस आर डैश, ये a के बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने पहले ही मान रखा है कि यदि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति होगी तो डेल को हम क्या लिख सकते हैं, इस डेल को लिख सकते हैं डेल m बराबर i वैसे ही, और i डैश को लिख सकते हैं i माइनस a। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल m बराबर लिख लेंगे 2i माइनस a, और यहाँ से हमको चाहिए i का मान, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या i का मान। तो पहले इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2i बराबर डेल m माइनस a। ठीक, यहां तक आपको पहले दिख रहा है 2i बराबर डेल m माइनस a। अब इसी को और असेंबल करेंगे i के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, i के लिए आपकी हो जाएगी ये दूरी डेल m प्लस a बटे 2। ये आपका i का मान निकल गया। डेल m प्लस a, इसको हमने a कर दिया प्लस का, और 2
यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये आपका आई का मान निकल जाएगा। तो ये आपका आर का मान निकला। कैसे? समीकरण 2 से हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो आपका आर डैश था वहां पे भी आर कर दिया, क्योंकि अल्पतम विचलन कोण का मान लगाना था, वही हमने रखा। तो यहाँ से आर का मान निकला। फिर समीकरण 1, ये आपका क्या है? ये आपका है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 से आर प्लस आर डैश की जगह हम ए लिख सकते हैं, जो कि बराबर है ए के, तो ए लिख देंगे। और बाकी आपका जब हम इसको असेंबल करके हल करेंगे तो आपका आई का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ से आर और आई के मान तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम क्या करेंगे? आर और आई का मान स्नेल के नियम में लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से हम स्नेल का नियम लगाएंगे, जो कि क्या होता है? स्नेल का नियम या स्नेल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? n बराबर साइन आई बटे साइन आर। यानी आपको अब कुछ नहीं करना है, ये जो हमने आर और आई का मान निकाला है वहां पे रखना है। कहाँ पे? आई की जगह ये आई का मान रखेंगे और आर की जगह ये जो आर का मान निकाला है ये रखेंगे। तो n बराबर जो निकल के आएगा वो निकलेगा क्या? साइन वैसे ही रहेगा, और आपका आई का मान क्या है? ब्रैकेट में लेंगे डेल m प्लस ए बाई 2। ये आई का मान है पूरे के बटे साइन आर का मान क्या है? a बाई 2। ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है यही प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र है या उसका निगमन है। जो पूरा फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है? n बराबर साइन डेल m जो कि विचलन कोण है प्लस a बाई 2 साइन a बाई 2। अब इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही डेरिवेशन का मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में सबसे पहले जानते हैं डेल m क्या है। डेल m आपका है अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक, इसी तरह से n आपका क्या है? n आपका अपवर्तनांक है और i आपका क्या है? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण है। और r आपका परावर्तन कोण है। और a आपका जो है वो क्या है? a आपकी प्रिज्म कोण है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म कोण कहाँ है? ये जो a के पास बन रही है ये वाला कोण आपका क्या है? प्रिज्म कोण कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। तो ये आपका जो निगमन था वो कंप्लीट हुआ। फॉर्मूला आपके सामने है। डेल m जो है अल्पतम विचलन कोण, और n आपका जो है अपवर्तनांक, और i अपवर्तन कोण, r परावर्तन कोण होता है, और a जो है वो प्रिज्म का कोण कहलाता है। तो ये डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। और इसके पहले की जितनी भी डेरिवेशन वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि किस नाम से है? क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके अवेलेबल है। इसके पहले हमने 34 वीडियो डाल दी है, ये आपका 35वां वीडियो है। ठीक है, तो ये आखिरी वीडियो है जो 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस की है। कल से आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, उसका 2 पार्ट आएगा। यानी कि पहले आएगा फिजिक्स पार्ट 1 यानी 1 से 8 चैप्टर तक के जितने भी 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका डेरिवेशन भी आता है, वो वाले क्वेश्चंस लाएंगे। फिर आपके सेकंड वीडियो में चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस लाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को करेंगे शेयर, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देखें और इससे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। और आप अपना डाउट जो है इसी प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं यूट्यूब पर, या हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।